जय हिंद दोस्त। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। आज हम आपको पढ़ाएंगे आधुनिक इतिहास। इसके पहले हम आपको पढ़ाए हैं प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में राजपूत वंश के बारे में पढ़ाए थे और कैसे रिलेट हम आपको किए थे और सारा का सारा वंश हम आपको याद करवा दिए थे। तो ठीक उसी प्रकार अब आधुनिक इतिहास को भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और एक परिचय हम आपको देने वाले हैं जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। एक घटना के बाद दूसरी घटना जो घटी है वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप जब वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिलेटेड नहीं होता है तो वो आपको याद नहीं रहता है। तो हमेशा के लिए याद रहे इसके लिए आपको कहानी बना के पढ़ना होगा और ऐसी कहानी पढ़िए जिससे सारा घटना एक क्रम में आ जाए और समझ में आसानी से आ जाए। वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूं और समझाने का आपका मैं प्रयास कर रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आधुनिक इतिहास में आपको यह पढ़ाएंगे कि अंग्रेज आए और अंग्रेज व्यापार के लिए आए थे और व्यापार करने के बाद उन्होंने किस प्रकार शासन किया, क्यों किया, ये समझने वाली जरूरत है। ठीक है, मैं एक लाइन में अगर बोल दूं तो अगर एक लाइन में बोल दूं कि उन्होंने आया, व्यापार किया और उन्होंने शासन को संभाला, शासन यहां पर करना शुरू कर दिया, तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये इतने आसानी से उन्होंने शासन नहीं किया, काफी संघर्ष किया, काफी लंबे समय लग गए। तो उस समय अवधि में क्या क्या घटनाएं घटी है उन चीजों के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे और एक एक चीज को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ठीक है, 1526 में इन्होंने स्थापना किया है। और अगर मैं इसके शासनकाल की बात करूं तो 1526 से 1530, 1530 से 1556, यानी याद रखेंगे आप 1526 से 1530, 30 से 56, ठीक है, 56 से 1605, 1605 से 1657, 1657 से 1707, है ना। 1526 से 30, 30 से 56, 56 से 1605, 1605 से 1657 और 1657 से 1707, यानी यहां औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। यहां तक ठीक ठाक चला है। ठीक है, ये मध्यकालीन इतिहास की मैं बात कर रहा हूं। आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है उत्तरकालीन मुगल सम्राट के नाम से, जिसे जाना जाता है 1707 के बाद। यानी 1707 के बाद जो भी शासक बने हैं वो कमजोर हैं। वो क्या है? कमजोर है। अगर मैं कुछ शासक का नाम लूं, जैसे कि 1707 से 12, 12 से 13, 13 से 19, 19 से 48, ठीक है, और भी शासक हुए हैं। और लास्ट में आप 1837 से 1857 बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो अब इसका कुछ मैं नाम भी आपके सामने लिख दूं। यहां पर था बाबर, यहां 1526 में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। यहां पर 1526 से 30, 30 से 56, 56 से 1605, 1605 1627 से 1627 से रुकिए 1605 से यहां पर 1627 होगा, 1627 से 1657 होगा और 1627 से 1707 होगा। ठीक है, देखिए तो यहां पर अगर मैं बात करूं 1526 से 1530 तो बाबर यहां पर हो गया। यहां पर अगर मैं बात करूं तो हुमायूं, यहां पर अकबर, यहां पर जहांगीर और यहां पर शाहजहां और यहां पर औरंगजेब। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरकालीन मुगल सम्राट जिसे कहा जाता है, और इसमें जो आया है यहां पर बहादुर शाह। सब आप बोलिएगा पीछे से, सभी सब अभी हम याद करवा देंगे क्रम से। बहादुर शाह आया है, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियर, उसके बाद मोहम्मद शाह और लास्ट में बहादुर शाह जफर द्वितीय। देखिए तो ये आप याद रखिए, ये तो मध्यकालीन इतिहास का है। मेरा कहानी यहां से शुरू होगा, उत्तरकालीन मुगल सम्राट, यानी यहां से मुगल वंश का पतन होना शुरू हो गया है और यहां से आधुनिक भारतीय इतिहास यानी आधुनिक इतिहास यहां से शुरुआत हो जाता है प्यारे। ठीक है, आधुनिक इतिहास। तो 7 से 12, 12 से 13, 13 से 19, 19 से 48, ठीक है। इधर 1526 से 30, 30 से 56, 56 से 1605, 1605 से 1627, 1627 से 1657, 1657 से 1707, यानी यहां पर औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी शासक बने हैं वो कमजोर है। उनका नाम अगर मैं बात करूं तो बहादुर शाह और यहां पे हो गया जहांदार शाह और फारूक सियर और मोहम्मद शाह। इनको किस नाम से जाना जाता है एग्जाम में ये भी पूछता है, तो थोड़ा हम नाम भी जान ले। ठीक है, बहादुर शाह का नाम था शाह ए
बेखबर, शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि उसके राज्य में क्या हो रहा है कोई पता नहीं, उसको कोई खबर नहीं था, ठीक है, एकदम बिंदास रहता था, इसको कोई मतलब नहीं, बहादुर शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, मूर्ख था, ज्ञान नहीं था। तो सोच लीजिए क्या हाल होगा, क्या मजाक बना रखा था इन लोगों ने देश का, समाज का, है ना। तो इस तरह से राजा अगर होंगे तो क्या प्रजा का होगा और क्या भारी नुकसान होगा। फिर अब जान ही रहे हैं कि हमारा देश गुलाम हुआ और गुलाम होने के बाद फिर 200 वर्षों तक लगभग अंग्रेजों ने शासन किया और आजादी में कितने लोग कुर्बान हो गए। तो इसको कहा जाता था लंपट मूर्ख। फारूक शेयर को घृणित कायर कहा जाता है। फारूक शेयर जब पढ़ाएंगे तो उन्हें किस प्रकार टैक्स को फ्री कर दिया। आगे चल करके 1757 में पलासी का युद्ध हुआ है जिसमें सिराजुद्दौला ने इसको रोकने का प्रयास किया है। ये हालांकि अंग्रेजों को रोकने का प्रयास किया है, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर मतलब गलती किया था, टैक्स फ्री कर दिया था। तो फारूक शेयर घृणित कायर, और मोहम्मद शाह को तो कहना ही नहीं है, ये रंगीला बादशाह था, सुंदर युवतियों के प्रति इनका रुझान था, बस यही सब करता था इन लोगों। क्या ये सब राजा रहेगा, राजा के नाम पर ये सब कलंक था, ये सब पागल थे, ठीक है, हमारे देश को बर्बाद कर दिए, स्वयं तो बर्बाद हुए, दूसरों को भी बर्बाद कर दिए, ठीक है। आप राजा होकर गलत करेंगे, सोचिए आप राजा बने हैं तो आपको अच्छा काम करना है, राजा बने हैं तो प्रजा के हित में काम करना होगा, नहीं तो नुकसान पूरी प्रजा को होगा। सोच लीजिए आप राजा हैं तो प्रजा के लिए सोचना पड़ेगा। एक कोई नॉर्मल व्यक्ति गलती करता है तो नुकसान किसको होगा, उससे लोग जुड़े लोग हैं, तो उससे कम लोग जुड़े हुए हैं। आप अगर मान लेते हैं समाज का अपने परिवार का प्रधान है, परिवार का मुखिया, तो परिवार का नुकसान होगा, लेकिन आप राजा बने हैं, नुकसान किसको होगा, प्रजा को। तो समझने वाली बात है। तो चलिए यहां से आप समझ गए होंगे कि इनका किस नाम से जाना जाता था, वो भी एग्जाम में पूछता है। तो मैं यहां से सबसे पहले स्थिति बता दिया कि क्या स्थिति था। अब इतना ही नहीं, ये स्थिति के बाद जब ये देखिए कमजोर हुआ, समझिए थोड़ा, है ना। देखिए जब कमजोर हुआ तो उसमें बहुत सारे राज्य ना स्वतंत्र हो गए थे। कमजोर होने के बाद बहुत सारे स्वतंत्र हो गए थे, जिसमें अगर हम नाम ले तो बंगाल का, कर्नाटक का, ठीक है, अवध का, हैदराबाद का। देखिए मेरे प्यारे और भी थे मुख्य रूप से, तो बंगाल, कर्नाटक, अवध और हैदराबाद ये स्वतंत्र हो गए थे। क्या हो गए थे, स्वतंत्र, मतलब मुगल वंश के अधीन नहीं थे, मुगल वंश के अधीन नहीं थे। हम सब जानते हैं कि अकबर ने लगभग पूरे भारत पर, है ना, पूरे भारत पर शासन करने का प्रयास किया, उन्होंने शासन भी किया था, परंतु धीरे धीरे जब यहाँ 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तरकालीन मुगल सम्राट की शुरुआत होता है, तो उसके बाद से ये सब कमजोर शासक थे, कहानी में बता ही दिया, तो उसके बाद ये सब स्वतंत्र हो गए थे, स्वतंत्र हो गए। हम नाम मात्र के मतलब थे, जैसे कि बंगाल मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र करने में इसको था योगदान, नाम मात्र का टैक्स दिया करता था, ठीक है, कहने का मतलब है ये क्या हुआ था, स्वतंत्र हो गया था। अब देखिए स्वतंत्र तो हो गया था, तो स्वतंत्र होने के बाद यानी मुगल वंश जो था उसके अधीन नहीं था, मनमानी थे, ये लोग अपना मन से बहुत कुछ करना शुरू कर दिए थे, नाम मात्र के अधीन थे। ये अब स्थिति हम आपको समझा दिए, इतना समझ में आ गया, तब हम एंट्री अब करते हैं अंग्रेज का। अंग्रेज यहां पर क्यों आए उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और जब ये स्थिति था तो उनको शासन करने में किस प्रकार आसानी हुआ, किस प्रकार मतलब इन लोगों ने ही योगदान कर दिया, ये स्थिति ही उनको योगदान दे दिया शासन करने में, ठीक है। वो आए थे व्यापार करने के लिए, तो इन स्थितियों को आप समझ गए। अब हम ये समझाने का प्रयास करें कि वो आए क्यों थे, और ये परिस्थिति जो थी, इसी परिस्थिति को उन्होंने फायदा उठा लिया, इसी परिस्थिति को उन्होंने फायदा उठा लिया और उन्हें शासन तक कर लिया। तो कैसे और क्यों वो समझाएंगे। तो चलिए देखिए, मान लीजिए ये भारत का मैप है और इस एरिया में यहां पर आए थे कालीकट केरला, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बोले कि व्यापार करने का जो प्रयास किया है, व्यापार किया है, वो अरब लोग किए हैं। कौन किए हैं, अरब। अरब एशिया में आए, यानी भारत से सामान ले जाया करते थे, मसाला ले जाया करते थे, सूती कपड़ा ले जाया करते थे, सोना ले जाया करते थे। तो लोगों को लगा, यूरोप के व्यापारियों को, कि मैं भी जाऊं और व्यापार करूं। तो उन्होंने आया और एक मार्ग का खोज किया। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने मार्ग को जो खोजा था वह लाल सागर से आता था, स्थलीय मार्ग से आने का प्रयास किया। अब इस मार्ग से जब आया था, ठीक है, तो उसको काफी कठिनाइयों का परेशानियां सामना करना पड़ा था। उसे टैक्स देने पड़ते थे, अरब वाले परेशान करते थे, बाधा पहुंचाने का काम करते थे, और तो और लूटपाट हो जाता था, लूटपाट। तो इन चीजों से बचने के लिए, अरब लोगों से बचने के लिए, लूटपाट से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए, उन्होंने एक नया मार्ग का खोज किया। और वह मार्ग यूरोप इधर, वह मार्ग इधर यानी अटलांटिक अफ्रीका से इधर होते हुए इधर से आता है, ठीक है, अफ्रीका से होते हुए ये एरिया आया और इस जगह पर उन्होंने आया, ठीक है, अफ्रीका होते हुए इस एरिया से जो आया, और उस जो खोजा उसका नाम था वास्को डी गामा, याद रखिएगा। यानी वास्को डी गामा, देखिए वास्को डी गामा यानी 1498 में मेरे प्यारे, तो यहां पर आया और कालीकट, कहां पर पहुंचा, कालीकट, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा है। तो यानी रास्ता तो मिल गया। अब जब रास्ता मिल गया मेरे प्यारे, तो वो आना शुरू कर दिए। अब यहां पर देखिए आए कौन, ये पुर्तगाली था,
अब यहां से ये जब आए तो सामान को ले जाकर के बेचे तो 60 गुना लाभ हुआ। समझने वाली बात है, मैं शॉर्ट में पूरी कहानी समझाना चाह रहा हूं, मैं डिटेल्स में बाद में बताऊंगा, इस शॉर्ट में रिलेट करना चाह रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो जब पुर्तगाली आए तो सामान ले जाकर बेचना शुरू कर दिए। तो अब पुर्तगाल देश वाले आए व्यापारी, तो और भी डच, डेनिश, अंग्रेज, यानी पुर्तगाल देखिए आए, पुर्तगाली फिर आए, पुर्तगाल फिर आए, फिर आपका अंग्रेज, डच, डेनिश, ठीक है, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी। तो इस तरह से बहुत लोग देखा देखी आए कि क्यों ना हम भी जाकर के व्यापार शुरू करें। समझने वाली बात है, जब कोई एक आता है तो लगता है कि मैं भी जाकर के व्यापार करूं, तो वो यहां से व्यापार करना शुरू कर दिए। अब व्यापार करना शुरू कर दिए, ये भी ठीक है, सामान ले जा रहे हैं, ये भी ठीक है। तो ले जाने के बाद क्या हुआ, चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब इन सब में होड़ मच गया। देखिए होड़ किस बात का मच गया है, समझने वाली बात है कि अब ये चाह रहा है, ये चाह रहा है, ये इसमें से कोई एक चाह रहा है कि सामान हम अकेले ले जाकर बेचे। वो इसलिए सामान अकेले ले जाकर बेचना चाहते थे क्योंकि अधिक से अधिक हम दामों पर बेच सके। यानी यूरोप के बाजारों में वो चाहते थे कि बाजारों पर एकाधिकार प्राप्त मेरा हो, हम सामान को ले जाकर के, अगर सूती कपड़ा लेकर जा रहे हैं तो सभी लोग लेकर के जाएंगे सूती कपड़ा, तो उसका दाम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यूरोप के बाजारों में एकाधिकार प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ाइयां शुरू हुई और ये लड़ाइयां हिंसक झड़पे में बदलने लगी। ठीक है, तो इस तरह से जब सब आपस में लड़े, सब आपस में लड़े, तो अंग्रेज और एक फ्रांसीसी, दो बचे, बाकी सब मतलब लड़ाई में हार गए। ठीक है, दो शक्तियां उभर कर सामने आई और वो था अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये समझने वाली बात है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी में जो अब यहां पर जीतेगा वही राज करेगा, वही व्यापार करेगा। अब देखिए क्या हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी बहुत सारे यहां पर कोठियां बना चुके थे, बहुत सारे फैक्ट्रियां बना चुकी थी। फैक्ट्री क्यों बनाना आवश्यकता था ये समझिए, क्योंकि फैक्ट्री में सामान को यहां खरीदते, जैसे सूती कपड़ा खरीद लिए, मसाला खरीद लिए, ठीक है, सोरा खरीद लिए, तो इस तरह से उसको एक जगह रखने की जरूरत पड़ी और रखने के लिए फैक्ट्री बनाने की जरूरत पड़ी। तो इन लोगों ने फैक्ट्रियां बनाई और फैक्ट्रियां जब बनाई तो उसको घेराबंदी करने की जरूरत है, किलाबंदी करने की जरूरत है, उसके लिए सैनिक की आवश्यकता है। तो आखिर इन्होंने सैनिकों की भी आवश्यकता पड़ी, इन्होंने अपने देशों से सैनिकों को भी लाया, प्रशिक्षण करने का प्रयास किया, ठीक है, हथियार देने का प्रयास किया। तो इन्होंने अंग्रेज और फ्रांसीसी, जहां जहां अंग्रेज का था वहां वहां फ्रांसीसी का भी था, कोठियां इन्होंने फैक्ट्रियां बनाने का प्रयास किया। लेकिन ये आपस में संघर्ष चलता रहा कि किसी भी तरीके से अंग्रेज चाहता था कि फ्रांस को भगाए और फ्रांसीसी चाहता था हम अंग्रेज को भगाए। तो अब यहां से शुरुआत कैसे हुआ वो समझिए। तो याद रखिएगा, कर्नाटक, मैं आपको पहले ही बता चुका कि कर्नाटक क्या हो चुका था, स्वतंत्र हो चुका था। तो कर्नाटक, कर्नाटक के आसपास ये जगह था माहे। कहां से शुरुआत हुआ और कैसे हुआ उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कर्नाटक में जगह था माहे, यहां पर फ्रांसीसियों का मेन ऑफिस था, मुख्य कार्यालय था फ्रांसीसियों का। लेकिन जो कर्नाटक का नवाब था वो चाहता था कि मैं फ्रांसीसियों को भगा दूं। भगाने के लिए उन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया युद्ध। और जब युद्ध शुरू किया तो फ्रांसीसी और कर्नाटक के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। अब इस लड़ाई में, यह निर्णायक युद्ध था, समझने वाली बात है कि इस लड़ाई में फ्रांसीसियों की जीत हो गई और कर्नाटक की हार हो गई। जरा सोचिए, कोई व्यापार करने के लिए आया है, विदेशी है और हमको हरा दिया है। सोचिए, यह भी एक बहुत बड़ा यहां से लोगों को झटका लगा इस बात का कि हमारी बहुत बड़ी सेना है और फ्रांसीसी की बहुत कम सेना है, फिर भी हमारी हार हो गई है। तो मतलब अब इन लोगों के अंदर एक डर बन गया कि अगर वो 100 हैं और हम 1000 भी हैं तो हम हार सकते हैं, क्योंकि उसके पास हथियार है, युद्ध करने के नए नए तौर तरीके हैं। तो इस तरीके से है ना, वो उन्होंने हरा दिया, तो एक झटका लग गया। अब जो कर्नाटक के लोग थे, मतलब भारत में डर फैल गया कि वो जो आए हैं वो हमें हरा सकते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर फ्रांसीसी कर्नाटक को हराया है और अंग्रेज अगर फ्रांसीसी को हरा देगा, जब जरा सोचिए कि नाम किसका होगा, अंग्रेज का। तो वही हुआ। अब कर्नाटक में बाद में कुछ वर्षों बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। किसके लिए होता है, उत्तराधिकार के लिए। तो अंग्रेज चाहता है कि हम गद्दी पर बैठाएं, हम अपने अनुसार अपने नवाब बनाएं, अपने व्यक्ति को नवाब बनाएं। और फ्रांसीसी चाहता था कि हम अपने अनुसार अपने आदमी को, यानी जो हमारा बात मान सके, उसको हम नवाब बना सके। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो इस लड़ाई में अब ये दोनों ने मिलकर के कर्नाटक में, मतलब इस तरह से माहौल बन गया उत्तराधिकार के लिए कि ये दोनों में लड़ाइयां हो गई और इस लड़ाइयां में अंग्रेज की जीत हो गई। सोचिए, लड़ाई ये दोनों के बीच कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए, और इसमें जब अंग्रेज की जीत हो जाती है तो जरा सोचिए कि अब यहां पर फ्रांसीसियों को बहुत बड़ा झटका लग जाता है। अब ये सोचिए कि अब ये लड़ाई कर्नाटक में शुरू हुई, फिर धीरे धीरे यह लड़ाई बंगाल की तरफ गई। अब जरा समझिए, बंगाल को समझते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, इस एरिया में मान लेते हैं बंगाल, पूर्व की तरफ बंगाल। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर कर्नाटक में हुआ, उसके बाद बंगाल में।
अब ये सब कर्नाटक और बंगाल में ही क्यों हो रहा है? मैं पहले ही बताया कि कर्नाटक, बंगाल, अवध, हैदराबाद, ये सब क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। तो कर्नाटक भी स्वतंत्र था, ठीक है, बंगाल भी स्वतंत्र, अवध भी स्वतंत्र था, हैदराबाद भी स्वतंत्र था। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब ये बंगाल, हालांकि बंगाल में नाम आता है मुर्शिद कुली खां, जिन्होंने स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर दिया था। मुगलों को नाम मतलब मुगलों के नाम मात्र के अधीन था। उन्होंने टैक्स जो दे रहा था वो नाम मात्र के टैक्स दे रहा था, मतलब नाम मात्र के अधीन था। तो इन्होंने ये हिम्मत दिखाई, ठीक है, मुर्शिद कुली खां, किसने? याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां, स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर उसके बाद याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां है, और उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद बैठा है गद्दी पर, याद रखिएगा, अलवर्दी खां। देखिए, मुर्शिद कुली खां के बाद अलवर्दी खां, और उसके बाद याद रखिएगा सिराजुद्दौला। अब देखो यार, बात ऐसी हुई है कि 1717 में, याद रखना, थोड़ा कहानी को रिलेट कर रहा हूं मैं, 1717 में फारूकशियर ने अंग्रेजों को, मतलब अंग्रेजों को बंगाल में क्या कर दिया? फ्री टैक्स, मतलब बिना टैक्स दिया व्यापार कर सकते हैं। तो अब टैक्स भी नहीं दे रहा, व्यापार भी कर रहा है। तो ये सिराजुद्दौला को बर्दाश्त नहीं हुआ। सिराजुद्दौला ने इसको रोकने का प्रयास किया, अंग्रेजों को, जो किलाबंदी कर रहा था उसको रोकने का प्रयास किया। वो समझ चुका था, वह जान चुका था कि अंग्रेजों की मंशा क्या है। व्यापार करने आए हैं, व्यापार के साथ साथ उसकी मंशा क्या है, अब वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है, वो भाप चुका था। तो रोकने का प्रयास किया सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को। अब जरा सोचिए कि अंग्रेज को रोकने का प्रयास सिराजुद्दौला कर रहा है, तो अंग्रेज को लगा कि सिराजुद्दौला को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मेरी चाल को समझ चुके हैं। तो इस प्रकार सिराजुद्दौला को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? सिराजुद्दौला का जो कमांडर था, यानी सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर को मिला लिया और बोला कि ठीक है, तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। क्योंकि जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा था तो इसके पर परिवार के लोग भी जो थे वो आपस में फूट था, जलन था, लड़ाइयां थी। तो अंग्रेजों ने इस चाल को समझ चुका था कि जो उनसे लड़े हुए हैं उसको हम मिलाएंगे। सोचिए जरा, और उसको मिलाने के बाद कितना बड़ा फायदा होगा वो आप देख रहे हैं। तो अमीर जाफर को ऐसा बोला गया कि मैं तुम्हें सेनापति बना दूंगा। तो सेनापति बनाने के बाद ये तैयार हो गया, और उसके बाद 1757 में पलासी की लड़ाई हुई है। कौन सी लड़ाई हुई है? पलासी की लड़ाई हुई है, याद रखिएगा, 1757 में पलासी की लड़ाई हुई है। इस लड़ाई में क्या हुआ? सिराजुद्दौला की हार हो गई। सिराजुद्दौला की हार हो गई, मिर्जाफर को बना दिया गया बंगाल का नवाब। मिर्जाफर बंगाल का नवाब बन गया। तो मिर्जाफर मतलब एकदम कठपुतली की तरह काज कर रहा था, अंग्रेजों की हर बात मान रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब मिर्जाफर अंग्रेजों की बात मानना शुरू नहीं किया, उसकी बात को अवहेलना करना शुरू कर दिया, तो फिर मिर्जाफर के जगह उन्होंने मीर कासिम को बनाना शुरू कर दिया। मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है, मीर कासिम को लगा कि अंग्रेजों को लगा कि मीर कासिम मेरा बात मानेगा, तो मीर कासिम को बना दिया। और मीर कासिम को बनाने के बाद मीर कासिम बहुत बड़ा गेम खेला है। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से उन्होंने मुंगेर ले गया है। और मैं एक बात बता दूं कि मुर्शिदाबाद मतलब बंगाल इतना विकसित था, इतना अच्छा था, सुखी संपन्न था कि याद रखिए, जो लंदन है ना, मुर्शिदाबाद ऐसा था, मतलब जिस समय लंदन जितना विकसित था उस समय मुर्शिदाबाद उतना विकसित था। ये समझने वाली बात है। तो बहुत विकसित था मुर्शिदाबाद। तो उन्होंने राजधानी मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। ठीक है, कहीं ना कहीं उसका चाल था कि मैं राजधानी अलग ले जाकर के उसके रोकने का प्रयास, अंग्रेजों को रोकने का प्रयास किया। मुंगेर में उन्होंने नए नए तरीके के औजार बनाना प्रयास किए, गोली बंदूक बनाने का प्रयास किया, और इन्होंने बहुत भारी, लगभग 20,000 से भी ऊपर सैनिकों को उन्होंने तैयार किया था लड़ाई के लिए। और इन्होंने, जब इसको पता तो चला कि मीर कासिम, अंग्रेजों को जब पता चला कि मीर कासिम मेरे विरुद्ध बहुत बड़ा राजनीति कर रहा है, बहुत बड़ा हराने के लिए योजना बना रहा है, तो उन्होंने फिर हटाने का प्रयास किया। परंतु उससे पहले ही मीर कासिम ने क्या किया? देखिए, अब मीर कासिम को यह भी लगा कि मैं अकेले अगर लड़ूंगा तो हो सकता हूं कि मैं हार जाऊं। इसीलिए इन्होंने अवध का नवाब सुजाबुद्दौला, अवध का नवाब सुजाबुद्दौला, याद रखिएगा, और फिर अवध का नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट। देखिए, मुगल को ही मिलाया, शाह आलम द्वितीय और सुजाबुद्दौला, और एक मीर कासिम, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट सुजाब, ये तीनों मिलकर के बक्सर में 1764 में लड़ाई हुआ है, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। ये बहुत ही समझिए निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के बाद अब कोई रोकने वाला नहीं था अंग्रेजों को। तो 1764 में जो युद्ध हुआ है वो बक्सर का युद्ध हुआ है। और इस युद्ध में बता दूं मैं प्यारे, मीर कासिम की हार हुई है। ये दोनों को, ये दोनों जो थे वो जाकर के पैर छूते हैं, बोलते हैं मुझे माफ कर दीजिए। यानी अवध का और ये शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, ये दोनों जो था वो जाकर के झुक जाते हैं, और यहाँ का दीवानी मिल जाता है किसको? अंग्रेजों का। यानी अब अंग्रेज इधर बंगाल, बिहार, इधर अवध, पूरा का पूरा राज्य पर लगभग क्या कर लिया था? दीवानी। उसे पैसा मिलने लगा, अब कोई रोकने वाला नहीं था। टैक्स फ्री उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया।
तो इस युद्ध के बाद यह निर्णायक युद्ध माना जाता है और इस युद्ध में हार हो जाती है, ठीक है। तो ये बड़ा ही भयंकर था 1764 के बाद। तो मैं आपको यहां समझाने का प्रयास किया कि सबसे पहले उन्होंने आया क्यों, फिर से मैं समझाने का, उसके बाद 1764 के बाद रोकने वाला कोई नहीं था। फिर आप द्वैत शासन की शुरुआत 1757 में ही शुरू हो गए थे, ठीक है। वो नाम मात्र का गवर्नर जनरल बनाता था अपने हिसाब से, ठीक है, मतलब कुछ नहीं, मतलब सिर्फ लास्ट में फिर शासन कर लिया। तो कहने का मतलब शुरुआत यहीं से हुआ है, ठीक है। और शुरुआत होने का कारण मैं समझा दिया, ठीक है, शॉर्ट में। मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूं एकदम शॉर्ट में तरीके से, ठीक है। सबसे पहले अरब यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे। सबसे पहले कौन आए थे व्यापार करने के लिए? अरब आए। अरब को देखा-देखी उन लोगों, अरब कहाँ सामान भेजा करते थे? यूरोप में। तो यूरोप को लगा कि हम भी जाकर के व्यापार करें, जहाँ से माल ला, तो उसको पता चल पाया एशिया से, भारत से माल, तो भारत से भी माल लाने का प्रयास किया, ठीक है। और लेकिन जब उन्होंने लाल सागर होते हुए जब आते थे तो अरब के लोग और बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, परेशानी होना पड़ता था। नए मार्ग का खोज किया, नए मार्ग का जब उन्होंने खोज किया, ठीक है, वास्को डी गामा जो 1498 में कालीकट नामक स्थान पर आया, तो उसके बाद फिर जब पुर्तगाली वो था, क्योंकि पुर्तगाली आने के बाद फिर देखा-देखी में बहुत सारे फिर अंग्रेज आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए। फिर आपस में सब लोग व्यापार करना शुरू किया, तो इन लोगों को लगा कि सिर्फ हम ही बाजार पर अधिकार करें, यूरोप के बाजार पर एक अधिकार करें और हम ही अकेले यहाँ पर करें। तो इन लोगों में फिर लड़ाइयाँ होगी, लड़ाइयाँ पर ये हिंसक झड़पें बदलने लगी, ठीक है। तो उसमें फिर दो शक्तियां उभर कर सामने आई, वो था पहला कौन? अंग्रेज, और दूसरा था फ्रांसीसी। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ाई हुई और ये शुरुआत फिर कहां से हो गई? तो कर्नाटक से। कर्नाटक में, ठीक है, माहे था, वहां पर कर्नाटक के नवाब ने फ्रांसीसी को हटाना चाहा। कर्नाटक और फ्रांसीसी के बीच युद्ध हुआ और कर्नाटक और फ्रांसीसी के बीच युद्ध होने पर किसकी जीत हो गई? फ्रांसीसी की। तो कर्नाटक को लगा, मतलब भारतीयों को लगा कि हम अधिक सेना भी रख करके हम जीत नहीं सकते, उन लोगों को एक डर बन गया था, ठीक है। उसके बाद फिर कर्नाटक में आगे में कई वर्षों बाद फिर युद्ध हुआ उत्तराधिकार के लिए कि वहां का कौन नवाब बनेगा। तो उसके लिए उसमें हस्तक्षेप किया उन्होंने फ्रांसीसी और अंग्रेज ने, और फिर मनचाहा रूप से बनाने का प्रयास जो किया वो अंग्रेज किया, यानी अंग्रेजों के इसमें जीत मिली। जब अंग्रेज यहाँ कर्नाटक में जीत गए तो फिर उन्होंने बंगाल में, और फिर आगे उन्होंने, मैं आगे और फिर वीडियो बताऊंगा, तो बंगाल में मैं कैसे बताया कि यहाँ पर कौन कौन थे, मीर जाफर और मीर कासिम। 1757 में सिराजुद्दौला रोकने का प्रयास किया, क्योंकि 1717 में ही उन्होंने, जो फारूकशियर था, उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया था, ठीक है, कि आप कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे रोकने का प्रयास सिराजुद्दौला किया। फिर उसके बाद मैसूर में, आप यहाँ बंगाल से भी थोड़ा मैसूर भी समझ लीजिए, ये उसके बाद फिर रोकने वाला नहीं था, लेकिन मैसूर भी रोकने का प्रयास किया था, याद रखिएगा यहाँ से मैसूर। तो मैसूर कहने का मतलब है कि यहां से आप हैदर अली याद रखिएगा, और हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, जो चार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, जिसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई है। तो इस तरह से, यानी कि अब यहां पर कोई इसे रोकने वाला नहीं था मेरे प्यारे। कर्नाटक हो गया, ये बंगाल हो गया, और इधर मैसूर हो गया, सब के सब ये सब मेन जो थे, जो अलग हो गए थे, ठीक है, जो अलग हो गए थे, मतलब मुगल सम्राट से कहीं ना कहीं अलग हुए तो कुछ ताकतवर थे, लेकिन इन लोगों ने ताकत, अगर एकजुट शायद होते तो रोक पाते। बहुत सारी कहानियां, लेकिन सब अलग अलग थे। मुगल साम्राज्य भी बिखर चुका था, तो ये बिखर चुके थे और फिर मिलाता था। और आप देख ही रहे हैं कि मिर्जाफर को फिर मिलाया, उसको मिलाया, उसको मिलाया, मतलब फूट डालो राज करने का नीति अपनाया उन्होंने, ठीक है। तो आपस में यहाँ पर बहुत ज्यादा अनेकता भी था, तो रोकने का प्रयास कोई नहीं रोक पाया, ना कर्नाटक, ना इधर बंगाल और ना मैसूर, लेकिन ये सब ताकतवर थे, ठीक है। अब इन ताकतवरों ने नहीं रोक पाया, ये बहुत बड़ी ताकत नहीं रोक पाए, तो आने वाला समय में इनको रास्ता क्लियर हो गया और वो व्यापार करने के लिए आए थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया और शोषण किया, और हम लोग फिर धीरे धीरे क्या हो गए? गुलाम हो गए। तो क्या था ये आपको समझ में आया? उन्होंने व्यापार करने आया और व्यापार से लेकर के उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया, और इस अवधि में उन्होंने कितना संघर्ष किया, किस प्रकार उन्होंने, है ना, जो बोल सकते हैं कि राजनीति को अपनाया, किस प्रकार उन्होंने लोगों को भापा, समझा और राज करने का प्रयास किया। तो कहीं न कहीं हमारे अंदर भी अनेकता था, हम लोग एक नहीं थे। तो आई होप मेरे दोस्त, मैं आपको ये बता दूँ कि पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। फिर मैं स्पेशल किसी एक पर, जैसे बंगाल पढ़ाऊँगा तो बंगाल को लेकर के आऊँगा, ठीक है? एक पर वीडियो लेकर के आऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन हमें सबको जोड़ना था, हर घटना को एक दूसरे से जोड़ना था, इसीलिए मैं पूरा एक ही में लाने का प्रयास किया, ताकि आपको आइडिया मिल सके और आपको याद हो सके। तो दोस्त आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हम कहते हैं कि आप ध्यान से एक बार पढ़िए, एकदम आसान हो जाएगा, कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ भी पढ़िए एकदम आसान है, पर ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो आज इतना ही दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।